जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज देखेंगे हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव, जो कि आपका बिहार बोर्ड के लिए वीवीआई होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आज। क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 24 तक अगले वीडियो में हम लोग देख चुके थे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी लैंगिक जनन की विधि है। तो लैंगिक जनन की विधि है, तो पहला अलैंगिक जनन की विधि है। पहला अलैंगिक जनन की विधि है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विखंडन, ऑप्शन नंबर बी मुकुरन, ऑप्शन नंबर सी बीजाणु जनन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इनमें से जितना दे रहा है विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन सब कैसा है, अलैंगिक जनन है। क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलता है। तो मुकुलन में जो होता है जनक के शरीर से कलिका निकलता है, उसी से अगला संतति पैदा होता है। अगला क्वेश्चन, पराग कोष में पाया जाता है। पराग कोष में सबको पता होगा परागकण पाए जाते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के जो निचला भाग होता है आधारीय भाग को क्या कहते हैं हम लोग, अंडाशय कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। अगला क्वेश्चन, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। तो निषेचन की क्रिया ऑप्शन नंबर ए अमीबा, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी पुष्पीय पादप एवं जंतुओं में। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। पुष्पीय पादप एवं जंतुओं में क्या होता है, तो निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया क्या होती है, निषेचन की क्रिया जो होती है लैंगिक जनन में होती है। ये लैंगिक जनन यानी जो कि लैंगिक जनन में दो मेल एक फीमेल की आवश्यकता होती है, जो कि मेल गैमेट यानी शुक्राणु, फीमेल गैमेट यानी अंडाणु। जब अंडाणु और शुक्राणु मिलता तो क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। तो वह निषेचन की क्रिया बोल रहा है कि निषेचन की क्रिया जीव में होती है मुख्यतः, तो पादप में भी होता है, जंतुओं में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनती है। निषेचन के फलस्वरूप जो अंडाशय की दीवार क्या बनती है, जिसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, फल बनती है। अगला क्वेश्चन, बीजांड की दीवारों के मोटी होकर बनती है। तो बीजांड का दीवार जो होता है मोटी होकर क्या बनती है, तो बीज का आवरण बनती है, बीजावरण। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। कौन सा भाग जो होता है केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए फेलोपियन नलिका, ये तो महिला में पाया जाता है। लेबियम माइनोरा, ये भी महिला का भाग है। शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका क्या है, इसमें केवल पुरुष में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही आंसर। 32 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयुग्मन से बनता है। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक जब मिलने से क्या बनता है, तो जायगोट बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने से क्या बनता है, युग्मनज। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम जायगोट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, स्त्री केसर के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। तो 14वें दिन निकलता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन की संचारित रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। वैसा रोग जिसको लैंगिक जनन से नहीं फैलता, मतलब संबंध बनाने से नहीं फैलता है। तो एड्स जो होता है ये भी लैंगिक संचारित रोग है। गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी है। टाइफाइड जो होता है हमारा लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। किसी जीव की जो जीनी संरचना क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, जीनोटाइप, जीन प्रारूप। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था। तो बगीचे में उगाया जाने वाला किस साधारण मटर पौधे का किया था उपयोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, मटर का किया था, बगीचे में उगाए जाने वाला मटर का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 से अगला पेज में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है तथा विभिन्नता के, इसमें क्या अगला पीढ़ी में क्या अंतर आ रहा है तथा क्या समान आ रहा है, अनुवांशिक रूप से आ रहा है, तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है। जीव विज्ञान तो नहीं कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी भ्रूण विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी जीव विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी अनुवांशिकी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर इसका, अनुवांशिकी। अगला क्वेश्चन, अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधित है चिंपैंजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही। पक्षी तथा तितली के पंख है। तो पक्षी तथा तितली के जो है पंख क्या है, असमजात अंग है। पहले असमजात अंग किसको कहते हैं, पहले आप समझ लीजिए। अगर जो कोई भी पक्षी हो, कोई भी जानवर हो, उसका जो
जो संरचना जो होता है उसका समान होता है। संरचना क्या होता है? समान होता है, तो वो समजात अंग कहलाता है। और अगर जो संरचना अलग होता है तो कहता है असमजात अंग। नहीं समझे? फिर से समझिए। जो कोई भी जानवर या पक्षी हो, इसका जो होता है संरचना जो समान है, संरचना क्या है? समान है, और कार्य अलग अलग हो। संरचना समान है, कार्य अलग अलग हो, तो वह कहलाता है समजात अंग। और जब वैसा अंग जो जिसका संरचना जो समान नहीं होता हो, लेकिन कार्य क्या करता है? एक ही कार्य करता है, जो काम इसका है वही काम इसका है, और संरचना अलग है, तो वो कहलाता है असमजात अंग। सीधा ऐसे रखिएगा, जिसका संरचना समान है समजात, जिसका संरचना समान नहीं वो असमजात। तो क्या कह रहा है? पक्षी तथा तितली का पंख, तो क्या पक्षी तथा तितली का पंख जो है समान है, संरचना में नहीं समान है, तो असमजात अंग हुआ। और इसका कार्य जो होता है लेकिन एक ही है, क्या है? इसका भी काम उड़ना है, इसका भी काम उड़ना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। किसी लिखा है यहाँ, किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो कुटपाथ से करता है, ऑप्शन नंबर ए सबको पता होगा। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? अमीबा में जो होता है भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो भोजन राजधानी में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। पैरामीशियम भोजन का अंतःग्रहण शरीर के किस रचना से करता है? तो भोजन जो पैरामीशियम जो होता है भोजन का अंतःग्रहण मतलब भोजन किस रचना से खाता है? तो कोशिका मुख से खाता है। जबकि अमीबा में जो होता है कोई रचना नहीं होती, वो कुटपाथ की मदद से अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। कोई विशेष रूप में उसमें मुख जैसा कोई रचना नहीं होता है, जहाँ भोजन रहता है वहाँ अपने कुटपाथ की मदद से ग्रहण कर लेता है। जबकि पैरामीशियम में जो होता है कि कोशिका मुख से विशेष रचना होती है भोजन ग्रहण करने के लिए, उसको कहते हैं कोशिका मुख से पैरामीशियम जो होता है भोजन ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद क्या कहलाता है? तो छोटी आंत में जो होता है भोजन पाचन होने के बाद क्या कहलाता है? तो चाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? चाइल कहलाता है। जबकि जबकि जब हमारे अमाशय यानी पेट में जब भोजन होता है पाचन, उसके बाद क्या कहलाता है? वो कायम कहलाता है। लेकिन छोटी आंत के बाद जो पाचन होता है तो क्या कहलाता है? चाइल कहलाता है। अगला क्वेश्चन। किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में भोजन नहीं जा पाता है? अच्छा, किस रचना के कारण से जो हम भोजन जब करते हैं तो फेफड़ा की तरफ ना जाकर के हमारा भोजन नली में ही जाता है, श्वास नली में ना जाकर के कहाँ जाता है? भोजन क्या कर किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में भोजन नहीं जा पाता है? सही है। जब हम भोजन खाते हैं तो श्वास नली में नहीं जाता है, हमारे पेट में ही जाता है। जबकि मुख गुहा तो वहाँ मुख गुहा यहाँ जाके ग्रसनी जो होता है यहाँ पर समान होता है, इसी से सांस भी जाता है, यहाँ से भोजन भी जाता है। तो किस रचना की वजह से जो होता है हमारा सांस जो होता है भोजन जो होता है सांस नली में नहीं जाता है? इसका हो जाएगा सही आंसर एपिग्लोटिस के कारण, ऑप्शन नंबर बी। कौन अवशेषीय अंग है? तो अवशेषीय अंग हमारे शरीर में क्या है? अपेंडिक्स जो होता है अवशेषीय अंग है। हमारा शरीर में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन। किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से दो अणु पाइरूवेट का निर्माण होता है? तो अवायवीय श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण तरीके से पाचन नहीं होता है, सिर्फ ग्लूकोज का एक अणु दो अणु में बदल जाता है, पाइरूवेट के दो अणु में बदल जाता है। जबकि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से पाचन होता है, उसके फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है वायवीय श्वसन में। लेकिन अवायवीय श्वसन में 38 एटीपी का निर्माण नहीं होता, इसमें मात्र 2 एटीपी का निर्माण होता है। किसमें? अवायवीय श्वसन में। तो अवायवीय श्वसन में जो होता है ग्लूकोज का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है, सिर्फ ग्लूकोज के अणु दो पाइरूवेट अणु में टूट जाते हैं। तो क्या कह रहा है? किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु दो पाइरूवेट अणु में का निर्माण होता है? जिसका अवायवीय श्वसन में, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या रहा है? ऑक्सीजन के इसमें अवायवीय श्वसन हो रहा है, मतलब पाइरूवेट से इथेनॉल बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो एक किण्वन कहलाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही इसका आंसर। किण्वन किस में होता है? तो आपको पता होगा किण्वन क्रिया ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो टिड्डा तथा तिलचट्टा में जो होता है श्वसन किसके द्वारा होता है? तो ट्रेकिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए सही, ट्रेकिया के द्वारा। नहीं चला, ट्रेकिया के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है? मनुष्यों में ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? मनुष्य में जो ट्रेकिया की लंबाई होती है लगभग होती है 11 सेंटीमीटर। याद रखिए कितना होता है? 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है?
एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा पैरामीशियम में श्वसन का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 51 का ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबा? नंबर निम्नलिखित किसमें किण्वन की क्रिया होती है? निम्नलिखित में नहीं छोड़ दिया है, निम्नलिखित किसमें किण्वन की क्रिया? तो किण्वन की क्रिया किसमें होती है? तभी बताए थे किण्वन की क्रिया किसमें होती है, तो ईस्ट में होती है। किसमें होती है? तो ईस्ट में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 सही 52 का। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो पायरुवेट का जो होता है माइक्रोकोन्ड्रिया में होता है। पायरुवेट क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन में जो होता है क्या हो रहा था कि ग्लूकोज का अणु 2 पायरुवेट के अणु में बदल रहा था। तो पायरुवेट का अणु जो होता है जो वायवीय श्वसन ना होकर वायवीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन का पूर्ण तरीके से पाचन हो जाता है। कहाँ होता है? तो माइक्रोकोन्ड्रिया में होता है। क्या पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो माइक्रोकोन्ड्रिया में होता है, जिसके फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की कौन सा रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को क्या कहा है, वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। डायफ्राम जो होती है वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। अगला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी शरीर मांसपेशियों में कौन सा तक कौन या तकलीफ क्यों होती है? अच्छा, हमारा बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में तकलीफ होती है ना, दर्द होने लगती है। तो क्यों होती है? ऑप्शन नंबर इथेनॉल की संचयन से, CO2 की संचयन से, ऊर्जा की कमी से, अधिक मात्रा में लैक्टिक एसिड की संचयन से। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल की संचय से। मतलब अधिक मात्रा में जो होता है, अधिक दौड़ने या चलने से अधिक मात्रा में वहाँ पर क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, इसीलिए हमारे पैर दर्द देने लगता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का वाहक का क्या नाम है? तो एटीपी नाम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। मनुष्य में कुछ निम्न रसधारियों की अपेक्षा सूंघने की क्षमता, ऊपर करते हैं तब देखिएगा हमारा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? मनुष्यों में कुछ निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा सूंघने की क्षमता कम होती है, क्यों? मनुष्यों में जो होती है सूंघने की क्षमता कम होती है, किसके अपेक्षा? तो निम्न स्तनधारी मतलब छोटे छोटे जो स्तनधारी है उससे सूंघने की क्षमता हमारे शरीर में कम होता है, क्यों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना सही? देखते सभी ऑप्शन को बारी बारी से पढ़ते हैं। नासिका रेशम की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट के कारण, गलत है। दोनों नासिका रेशम नासा पट्टिका के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं, ये भी गलत है। घ्राण क्षेत्र का अत्यंत बड़ा होना, ये गलत। घ्राण क्षेत्र का अत्यंत छोटा हो जाना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। 57 का डी, कि हमारे अंदर सूंघने की क्षमता कम होती है, किससे? तो निम्न स्तनधारियों से। क्यों? क्योंकि घ्राण क्षेत्र का अत्यंत छोटा होना। तो स्तनधारी का मतलब समझ रहे हैं ना आप क्या होता है स्तनधारी? वैसा जीव जिसमें स्तन पाया जाता है। स्तन समझ रहे हैं? तो आप तो कहेंगे पुरुष में स्तन नहीं पाया जाता, पुरुष में भी स्तन पाया जाता है, बस वो विकसित नहीं होता है। जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है वो हो गया स्तनधारी। जो बच्चा पैदा करता है ना कि अंडा, वो हो गया स्तनधारी। तो आदमी क्या स्तनधारी? तो क्या बोल रहा है कि स्तनधारियों में सूंघने की क्षमता कम होती है मनुष्यों में, किससे? निम्न स्तनधारियों से, जो निम्न स्तनधारियों से। तो ये क्यों? तो घ्राण क्षेत्रों का अत्यंत छोटा होना। अगला क्वेश्चन, कौन सीधे वायुकोश या एल्वेली में खुलती है? कौन जो होता है सीधे वायुकोश या एल्वेली में खुलती है? तो वायुकोष्ठ होगा, वायुकोष्ठ वाहिनियाँ। ऑप्शन नंबर डी, वायुकोष्ठिका वाहिनियाँ। ऑप्शन नंबर डी। तो एल्वेली क्या है? एल्वेली जो होती है वही जो होता है हमारा जो सांस जब लेते हैं फेफड़ा द्वारा जाकर के सबसे अंतिमा भाग जो होता है एल्वेली में जाता है, वहाँ हमारा ऑक्सीजन जो होता है ब्लड में मिलता है और ब्लड से CO2 फिर एल्वेली के द्वारा फेफड़ा से होते हुए बाहर निकलता है। तो क्या करें, कौन से सीधे वायुकोष्ठ एल्वेली जो होती है वायुकोष्ठ या एल्वेली में खुलता है? तो हो जाएगा वायुकोष्ठिका वाहिनी। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन, श्वसन के दौरान जब मांसपेशियों के बीच पेशियां संकुचित होती है तब क्या कर रहे हैं? श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच पेशियां संकुचित होती है तब ऑप्शन नंबर ए, वक्ष गुहा संकुचित हो जाती है। आगे ऑप्शन नंबर अगला पेज में है और ऑप्शन नंबर
बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? वक्ष गुहा फैल जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वक्ष गुहा फैल जाता है। क्वेश्चन क्या था? श्वसन के दौरान जब क्या था, पसलियों की भी संकुचित होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, से वक्ष गुहा फैल जाता है। अगला क्वेश्चन, सीरम कहलाता है, सीरम क्या कहलाता है? तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा कहलाता है। यानी कि जब सीरम क्या आता है जिसमें कि फाइब्रिनोजिन का मात्रा नहीं होता है, प्लाज्मा जो होता है जिसमें फाइब्रिनोजिन नहीं रहेगा वो क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, सही आंसर 60 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, रक्त है, तो रक्त क्या है? रक्त तरल संयोजी ऊतक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। पौधे में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन की दिशा होती है, जल तथा परिवहन की दिशा कैसी होती है? तो केवल ऊपर की ओर, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जल कैसे जाता है? सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर। अगला क्वेश्चन, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर की होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर की ओर होता है? तो अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सही आंसर। एक 64 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का समान स्थिति में रक्तचाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है, जिसको बोल रहे हैं बीपी। बीपी कितना होता है? 120/80 होता है स्वस्थ मनुष्य का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ऊपर करने पे दिखेगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है? एक बार हृदय में रक्त का भरना फिर वही रक्त बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो हृदय चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? हृदय चक्र, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सही आंसर। और सिस्टोल क्या होता है? हृदय का सिकुड़ना सिस्टोल, हृदय का फैलना डायस्टोल हो गया। हृदय चक्र में एक बार ब्लड आना और हृदय से बाहर निकलना डायस्टोल हो गया। द्विगुण परिवहन क्या हुआ कि शरीर से पूरा शुद्ध ब्लड फेफड़ा में आना, फिर बायां दाहिना लिंब से नीले में जाना, फिर नीले से कहाँ जाना? फेफड़ा में जाना, फेफड़ा से शुद्ध होकर फिर से बायां अलिंद में आना, फिर से बायां नीले से बायां नीले में जाना, फिर बायां नीले पंप करेगा तो फिर महाधमनी से होते हुए पूरा शरीर में जाएगा। तो एक ही ब्लड का शरीर में दो बार आना, एक बार पहले आया फिर अशुद्ध ब्लड, फिर इससे हृदय से निकल कर फेफड़ा में गया शुद्ध होने, फिर वही शुद्ध होकर फिर से फेफड़ा में आया। एक ही ब्लड हृदय से निकल कर फिर हृदय में आया दो बार, इसको द्वि हो गया द्विगुण परिवहन। हृदय में सिर्फ आया फिर बाहर निकला तो हो गया हृदय चक्र। हृदय से आया हृदय में एक बार अशुद्ध, फिर बाहर निकला, फिर से अंदर आया फिर बाहर निकला तो हो गया क्या? द्विगुण परिवहन। अगला क्वेश्चन, महाधमनी चाप कहाँ से निकलता है? महाधमनी, तो धमनी में कौन सा रक्त बहता है? पहले धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त। धमनी, धा से धमनी, धा से धनी। तो धनी लोग होते हैं ऐसे अच्छे से कपड़े पहनते हैं, मतलब ऐसा समझ रखिए, याद रखिएगा कि धनी लोग अच्छे से कपड़े पहनते हैं यानी शुद्ध होते हैं। तो धमनी में क्या होगा? शुद्ध रक्त जाएगा, जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त। तो क्या कह रहा है कि महाधमनी चाप कहाँ से निकलता है? तो महाधमनी चाप कहाँ से? बायां निलय से निकलता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, से है बायां निलय से। 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, बायां निलय से। आपको पता होगा, बताया ना कि धमनी में शुद्ध रक्त जबकि निलय में अशुद्ध रक्त, लेकिन इसमें फुफ्फुस लग जाएगा कि फुफ्फुस धमनी, तो उल्टा कर दीजिएगा, धमनी में शुद्ध होता है लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध, फुफ्फुस सिरा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा शुद्ध रक्त। अगला क्वेश्चन, द्विदलीय कपाट कहाँ अवस्थित होता है? तो द्विदलीय कपाट आपको पता होगा कहाँ अवस्थित होता है? बायां अलिंद और निलय के छिद्र पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बायां अलिंद और निलय के छिद्र पर। बायां अलिंद जिधर से शुद्ध रक्त का पंप होगा पूरे शरीर में, बायां तरफ क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। हृदय के बायां तरफ क्या होता है? शुद्ध रक्त। तो बायां अलिंद और निलय के बीच में क्या होता है? वो द्विदलीय कपाट। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप का समान से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? हमारा समान रक्तचाप कितना अभी देखे थे? 120/80, तो उससे अधिक हो जाना क्या कहलाता है? तो हमारा कहलाता है हाइपरटेंशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है? तो ऑप्शन नंबर है फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा यानी सिरा में क्या हो रहा था? शुद्ध, लेकिन क्या बोले फुफ्फुस लग गया तो फुफ्फुस सिरा में क्या होता है? शुद्ध रक्त। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, फुफ्फुस सिरा में। अरे यार, ऑप्शन नंबर ए।
नहीं चल रहा कलम यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 25 नंबर क्वेश्चन से लेके 69 नंबर क्वेश्चन तक देखे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था बिहार बोर्ड के लिए। आपका बोर्ड एग्जाम में इससे ज़रूर 2-4 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में, 2-4 नहीं तो 1-2 तो कम से कम ज़रूर ही आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया होगा ऑब्जेक्टिव। फिर से एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा पूरा ऑब्जेक्टिव। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा।